एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान का हमने पिछले कंटेंट में अध्ययन किया है। उसमें कुछ जो है मूल अधिकारों की चर्चा हुई है। तो हमने पहले जो है उस कंटेंट को छोड़ करके उसका जो पार्ट है वो अगले कंटेंट में और क्लियर करेंगे। तो हम आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मूल अधिकार, मूल अधिकार देखिए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन या उल्लेख किया गया। संविधान के भाग 3 में देखिए आपके नोट्स में थोड़ा करेक्शन है, 3 नहीं लिखा गया, तो आप संविधान के भाग 3 ध्यान दें। संविधान का भाग 3 और देखिए अनुच्छेद, इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल देखिए 12 से लेकर के और 35 तक ये अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित व्याख्या करते हैं। इसकी प्रेरणा जो है मूल अधिकारों की हमारे को प्रेरणा कहाँ से मिली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से जो हमने ये पार्ट लिया है। इसका जो उपनाम है, उपनाम में इसको कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा क्या था? इंग्लैंड की जनता को एक आधिकारिक अधिकार पत्र दिया गया था। गुलाम थे वो, अधिकार पत्र दिया गया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और इसी मैग्ना कार्टा की तुलना जो है हमारे मौलिक अधिकारों से की जाती है। फंडामेंटल राइट्स जो है उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए अधिकार कितने हैं हमारे मूल अधिकार? मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो देखिए मूल रूप तो भाग है। एक तो देखिए मूल रूप से तो मौलिक अधिकार हमारे 7 हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे 6 हैं। देखिए एक 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति से संबंधित। इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को उठाकर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क में रखा गया। देखिए आगे हम बात करते हैं
मौलिक अधिकारों की देखिए नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति देखिए नकारात्मक और राज्य के विरुद्ध दावा। यानी इनका स्वभाव जो है, ऐसी व्यवस्था नकारात्मक एवं राज्य मान लीजिए इन मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं करता है तो राज्य के विरुद्ध दावा किया जा सकता है। असीमित होते हैं, इनको जो है सीमित नहीं किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति विशेष में जो है इनका हनन नहीं किया जा सकता। ये जो है न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, अर्थात इन पर न्यायालय में मुकदमा चल सकता है। इनमें संशोधन जो है संभव है। संशोधन यदि देश को, राज्य को किसी समय विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़े तो इनमें संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा था, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद जो 12 है ये राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है कि भाई राज्य क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, राज्य में जो है मौलिक अधिकारों का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 13, ये अनुच्छेद वैसे देखा जाए तो आपके इतना विस्तृत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समय है इसलिए जो है आप लोगों को प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में जो है समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को आगे भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो है आपके पीजी तक चलते हैं, 11th से लेकर के और पीजी तक जो है ये मूल अधिकार चलते रहते हैं। ये मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो आपके कंपटीशन, विशेष प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो है इनके 1-2 प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अनुच्छेद जो 13 है, देखिए अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती हैं जिनमें जल्दीबाजी में जजमेंट ले लिया जाता है, तो उसमें भी जो है इसको चैलेंज करके पुनः इस पर जांच की जा सकती है, अनुसंधान किया जा सकता है। मूल अधिकारों से असंगति या अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। तो देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें ऐसी जो है वो अनुच्छेद 32 के बारे में करता है, और हमारा जो है हाई कोर्ट है वो देखिए अनुच्छेद 226
आर्टिकल 226 जो है इस चीज़ की व्याख्या करता है न्यायिक पुनरावलोकन की। इसके बाद में देखिए अगला है समानता का अधिकार। समता का अधिकार भी बोलते हैं, समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 में जो है समानता से संबंधित व्याख्या करता है। देखिए अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 ये व्याख्या करता है विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। देखिए कानून या विधि समक्ष समानता, इसका मतलब यह है कि विधि के सामने सब लोग क्या है, समान है। किसी भी आधार से, किसी भी एंगल से रेपुटेड पर्सन ये नहीं समझे कि मैं जो है रेपुटेड हूँ, ये जो है निम्न स्तर का है, इसलिए विधि जो है इन दोनों के बीच में कोई अंतर रखेगी, ऐसा नहीं है। विधि की दृष्टि में जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है, चाहे वो रेपुटेड हो चाहे वो निम्न लेवल का हो, न्याय जो है विधि सबके साथ सम्मान करती है। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 15 है वो सामाजिक समानता। देखिए सामाजिक समानता में मुख्य रूप से जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, भाषा आदि के आधार पर जो है लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं। उसका मान लीजिए व्यक्ति का धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है आदि को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए ये जो 15 अनुच्छेद 15 है, इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अनुच्छेद जो 15 है उसमें देखिए अनुच्छेद 15 में 4, इसका मतलब सामाजिक समानता तो है, पर 15 तो यही कहता है कि लोगों में सामाजिक समानता होनी चाहिए, पर 15(4) ये कहता है कि सामाजिक समानता उस स्तर में होनी चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए संविधान में इसके लिए जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें आरक्षण से संबंधित है। देखिए शैक्षणिक जो संस्था है, शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें जो पिछड़े हुए लोग हैं आरक्षण से संबंधित है, यानी उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये चीज कब हुई, जब देखिए 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ इस संबंध में। इसके बाद में अनुच्छेद जो है 15(5) मुख्य रूप से जो है निजी संस्थाओं में, यही जो है शैक्षणिक जो आरक्षण है पिछड़े लोगों को वो केवल निजी
संस्थानों में आरक्षण से संबंधित था। इसी क्रम में जो है अनुच्छेद 15(6) जो है ये रखा गया। इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से देखिए, ये अनुच्छेद जो 15(5) है, ये 93वें संविधान संशोधन हुआ था, 93वां। ये 2005 और 6 में हुआ था, तब ये व्यवस्था लागू की। फिर देखिए ये अभी नया आया है हमारे सामने अनुच्छेद 15 में 15(6) जोड़ करके, ये भी सेम वातावरण है, पर ये इसका मतलब केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को वही शैक्षणिक जो संस्थान है, संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था। ये देखिए संशोधन हुआ भी, ये संशोधन मुख्य रूप से देखो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। ये 3 व्यवस्थाएं जो है इसके लिए आर्टिकल जो 15 है उसमें की गई। इसके बाद में देखिए 16 और 17 देखिए अनुच्छेद 16 जो है देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी देता है। देखिए राज्य के सभी लोगों को सरकारी जो नौकरी है समान अवसर, पर अवसर का मतलब योग्यता पूरी करने वाला व्यक्ति नियम कानून के अनुसार। ऐसा नहीं साहब मुझे तो, मैं भी राज्य का व्यक्ति हूँ, मुझे तो नौकरी चाहिए, नहीं। जो निर्धारित नियम है, जैसे पुलिस की भर्ती है उसके लिए 12वीं पास है तो उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। फिर 12वीं पास जितने भी लोग हैं वो सब आवेदन कर सकते हैं, उसके नियमों को पूरा कर सकते हैं, दौड़ वगैरह सब क्लियर होने के बाद में जिसकी योग्यता है वो अपना आजमा सकता है। यानी सरकार ने तो उनको क्या दिया है, समान अवसर दिया है। अब कौन कितना पढ़ता है, किस तरह से उसमें टैलेंट है, उसके आधार पर उनका चयन या सिलेक्शन हो। 17 देखिए अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता छुआछूत, अस्पृश्यता छुआछूत निवारण अधिनियम 1955। फिर इसमें संशोधन करके इसको नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया। फिर इसको जो है 1989 में SC/ST एक्ट बना दिया। इसका मतलब ये है कि जो इस प्रकार के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को समाप्त करके इनको भी जो है आशाकरण से ऊपर लाने की योजना सरकार की बनाई। अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। देखिए उपाधि कैसी, उपाधियों का अंत क्या है कि जैसे ब्रिटिश राज में या मुस्लिम राज में जो है, जैसे अकबर है, अकबर द्वारा जो है, जैसे मान लीजिए मान सिंह है तो उसको मान सिंह को जो है सवाई मान सिंह का सवाई की उपाधि दे दी। ऐसे ही ब्रिटिश राज में भी कुछ उपाधियां होती थी, उन उपाधियों का अंत है। उपाधि केवल मात्र सेना और विद्या, इन दो में ही कोई व्यक्ति जो है उपाधि धारण कर सकता है। बाकी अन्य के लिए
बिना राष्ट्रपति की परमिशन, राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्राप्त करेगा, उपाधि धारण कर सकता है, उसके बिना नहीं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगले कंटेंट में पढ़ेंगे।